हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिपेशन की एक कंडीशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट से या शरीर से जो मल होते हैं उनका पूरी तरीके से क्लीन ना होना, शरीर से बाहर नहीं निकलना, तो ये कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। मॉडर्न में कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़, और कब्ज़ के लिए जनरली 1 या 2 दवाइयाँ होती है। लेकिन हम आयुर्वेद के प्रोस्पेक्टिव में अगर इसको बात करें तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, छोटा मोटा भी नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत अजीर्ण भी आता है, मंदाग्नि भी आता है, फिर इसके अंदर आद्यमान और आटोप जैसे रोग भी आते हैं, फिर गुदा मार्ग के जितने व्याधियाँ होती हैं वो भी इसमें आते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है। मैं आज जिस कंडीशन के बारे में बात करने वाली हूँ, पहले आप उसके थोड़े से सिम्टम्स सुन लीजिए तो आप उसको थोड़ा सा कोरिलेट कर पाएंगे, थोड़ा सा समझ पाएंगे। और वार्निंग पहले से दे देती हूँ कि यदि आप भोजन कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं तो बेहतर है कि वीडियो आप ना देखें, यहीं से स्किप कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिपेशन 2 टाइप के हो सकते हैं जनरली। ठीक है, होते बहुत सारे टाइप के हैं लेकिन जनरली 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है कि जिसमें आपका शरीर में मल बन तो प्रॉपर रहा है, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर जो स्टूल का, जो मल का फॉर्मेशन होना चाहिए वो तो अच्छे से हो रहा है। आपकी जो इंटेस्टाइन में स्टूल की मात्रा होनी चाहिए वो भी पर्याप्त है, लेकिन वो पास नहीं हो पा रहा, यानी कि आपको मल पास करने में दिक्कत होती है। मल प्रॉपर तरीके से शरीर से एनाल कैनाल के माध्यम से बाहर नहीं निकलता। एक तो ये हुआ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं। दूसरा एक कॉन्स्टिपेशन होता है जिसमें व्यक्ति को इच्छा होती है कि वो मल पास कराए। व्यक्ति को बार बार ऐसा लगता है कि यार फ्रेश होने जाना है, लेकिन जब वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो मल नहीं निकलता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो हल्का, थोड़ा चिपचिपा, बदबूदार और झागदार वाला थोड़ा सा मल निकलता है और वायु पास होती है। ठीक है, इसमें व्यक्ति के अंदर से इच्छा होती रहती है कि यार मल पास हो जाए तो अच्छा रहे, पेट साफ नहीं हो रहा, मतलब उसका दिमाग इसी बात पे अटका रहेगा कि पेट साफ नहीं हो रहा। तो इस प्रकार का जो कॉन्स्टिपेशन है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आयुर्वेद में जो 6 रोग का वर्णन किया गया है, 6 का मतलब होता है कम होना। ठीक है, हमारे शरीर में कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भी नुकसान करेगी और ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाएगी तो भी नुकसान करेगी। क्षय रोग यानी कि कम होना, ये 18 प्रकार से बोले गए हैं, जिसमें से वात पित्त कफ के क्षय और वृद्धि के बारे में मैं आपको लर्निंग आयुर्वेद चैनल पर समझा चुकी हूँ। लेकिन इसके अलावा और भी क्षय रोग होते हैं। जो सप्त धातुएं होती हैं उसकी भी क्षय और वृद्धि होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये भी होते हैं जो बढ़ते हैं, घटते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे तो भी बीमारियां पैदा करेंगे, घटेंगे तो भी बीमारियां पैदा करेंगे। उसके बाद शरीर में 3 प्रकार के मल होते हैं। 3 मल कौन से हैं? मूत्र, मल और स्वेद यानी कि पसीना। यदि आपके शरीर से पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो भी आप बीमार हो, पसीना कम निकल रहा है तो भी बीमार हो। मूत्र, यदि आपको पेशाब बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा पेशाब बार बार जाने की इच्छा हो रही है तो भी बीमारी पैदा होगी। यदि पेशाब नहीं उतरती है, पेशाब नहीं बन रही है तो भी बीमारी होगी। और फिर लास्ट में आता है मल का क्षय होना, यानी कि पुरीश का क्षय होना। यदि स्टूल का फॉर्मेशन, मल का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, कम मात्रा में हो रहा है, तो ये आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों को पैदा करेगा। और यदि ज़रूरत से ज़्यादा मल बन रहा है, मल की वृद्धि हो गई है, पुरीश वृद्धि हो गई है, तो भी ये बीमारी पैदा करेगा। तो जो इस प्रकार का कॉन्स्टिपेशन होता है ये मल क्षय के अंतर्गत आता है। मल क्षय का मतलब है कि आप जो कुछ भी खाना खा रहे हो उस खाने से जितने अमाउंट में स्टूल का फॉर्मेशन होना चाहिए था उतना स्टूल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपकी इच्छा तो हो रही है कि आपको मल पास हो, लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर मल है ही नहीं, तो वो पास क्या करे? स्टूल जितना होना चाहिए, उसकी जितनी मात्रा बननी चाहिए थी उतना बना ही नहीं, उतना फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो इंटेस्टाइन क्या है? खाली है, इम्पिटी है। अब इम्पिटी स्टाइन है, छोटा छोटा करके मल कहीं ना कहीं, अगर बहुत ज़्यादा ठोस मल होता है तो वो उसका एक वज़न होता है, वो इकट्ठा होता है, तो वो इंटेस्टाइन में ईजिली मूव कर पाता है। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ना, इतने छोटे से पेट में इतनी लंबी आते रहती है, लेकिन वो क्या करती है? वो आपस में से मूव करती रहती हैं। तो उनका मूवमेंट करवाने के लिए एक अमाउंट में स्टूल का होना ज़रूरी है।
पुरीश का होना, मल का होना ज़रूरी है उतना। लेकिन जब मल का क्षय हो जाता है, जब मल का फॉर्मेशन ही नहीं होता, तो ये मल की मात्रा कम होती है। कम मात्रा होने की वजह से इंटेस्टाइन पूरी तरीके से लगभग खाली हैं। जब आप खाली इंटेस्टाइन को ज़बरदस्ती प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा? प्रेशर लगाने से, अब आपने अपने दिमाग से वहाँ प्रेशर लगाया, ठीक है, पहले दिमाग से पूरी इच्छा करी कि पास हो जाए, और फिर अपने इंटेस्टाइन के अंदर प्रेशर लगाया कि मल पास हो जाए। तो क्या होता है, इंटेस्टाइन की अननेचुरल तरीके की मूवमेंट चालू हो जाती है, ज़बरदस्ती वाली। अब कोई खाली चीज़ है, हमारी इंटेस्टाइन जो होती है वो पोली होती है, उनमें कुछ अंदर तो कुछ होता नहीं है ना, वो तो जगह होती है खाली पास करने के लिए। अब खाली जगह है, आप उसको ज़बरदस्ती प्रेशराइज करोगे, ज़बरदस्ती करोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ पर क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है, वो ज़बरदस्ती स्क्वीज़ करते हो तो अपना जो म्यूकस होता है वो निकाल देती हैं। अलग अलग प्रकार की और ग्लैंड होती हैं, वो भी अपना छोटा मोटा सिक्रेशन वहाँ पर निकाल देती है, और अल्टीमेटली वहाँ पर वायु होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब आप ज़बरदस्ती प्रेशर करते हो तो थोड़ा बहुत मल और ये म्यूकस, गंदा सा और गंदी बदबूदार वायु, ये पास होती है। इस कंडीशन में यदि आप कोई भी मार्केट में आने वाले चूर्ण खा लो, किसी भी प्रकार के, चाहे वो आयुर्वेद के हों या फिर एलोपैथी वाले हों, ठीक है, और जो टीवी में आते हैं ना, पेट सफा, कायम चूर्ण, नित्यानंद टैबलेट, और जो भी है, जो कुछ भी है टैबलेट्स वगैरह आती हैं, आयुर्वेद के नाम पर बेची जाती है, इनमें से आप कुछ भी खा लो, आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ मल निकलने की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है कि मल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मल की मात्रा कम है, मल जितना बनना चाहिए तो उतना नहीं बना है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन जो है वो लगभग खाली है। खाली इंटेस्टाइन है तो वो उसको जितना भी है उसको अच्छे से बाहर नहीं निकाल पा रही, उसका मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आपको स्टूल पास नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर स्टूल पास होना प्रॉब्लम नहीं है, स्टूल का ना बनना, मल का नहीं बनना प्रॉब्लम है। अब इस कंडीशन को आप ठीक कैसे करोगे? पहली चीज़ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि इस कंडीशन में थोड़ा आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी आंतों को अननेचुरल तरीके से ज़बरदस्ती प्रेशराइज करोगे, ज़बरदस्ती एक ताकत लगाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझो। मैं कई बार पेशेंट जो मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन बुक करते हैं ना, उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि यार ठीक है, पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मत लगाओ ज़बरदस्ती प्रेशर। नहीं हो रहा है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अपने आप से ये बोलो, अपने दिमाग से बोलो, कोई बात नहीं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में प्रेशर आ जाएगा, चले जाएंगे फ्रेश होने के लिए। ज़्यादातर ऑफिस में आजकल होता है यूरिनेशन करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए, और ये डेफिकेशन करने के लिए, यानी कि मल पास करने के लिए जगह होती है। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने इंटेस्टाइन के ऊपर अननेचुरल तरीके से प्रेशर लगाओगे, उतनी आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट थिंग, यदि आपको इस प्रकार का कॉन्स्टिपेशन है तो अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करो। ज़बरदस्ती आपको अपनी आंतों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, ज़बरदस्ती करके आंतों को स्क्वीज़ नहीं करना है, ज़बरदस्ती करके मल पास नहीं करना चाहिए। ठीक है, सुबह उठकर नियम से जाइए, एक बार जाइए, जितना इजीली पास हो जाता है उतना होने दीजिए। उसके बाद ज़बरदस्ती मत जाइए कि यार थोड़ा सा साफ़ हो जाए तो अच्छा लगे। कुछ दिन के लिए, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए अपने दिमाग को रिलैक्स करो कि कोई बात नहीं यार, ऑफिस में चले जाएंगे, जब प्रेशर अच्छे से आएगा तब चले जाएंगे, अभी नहीं जा रहे। ऑफिस में जाएंगे, शाम को जाएंगे, जब प्रेशर आएगा तब जाएंगे, नहीं प्रेशर आएगा तो सीधे अगले दिन ही जाएंगे। ठीक है, एक तो आपको ये अपने आप में चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग कि एक मल नहीं बन रहा है तो उसमें प्रॉब्लम किसकी है? आयुर्वेद के हिसाब से ये किसकी दृष्टि हुई? अग्नि की दृष्टि, क्योंकि अग्नि का काम होता है आप जो कुछ भी खाना खाते हो उसको प्रसाद भाग और मल भाग में विभाजित करना। कौन सी अग्नि का? स्पेशली समान वायु का। तो ये समान वायु की दृष्टि है। अब इसको आप ठीक कैसे करोगे? समान वायु की दृष्टि के लिए आपको घृत का प्रयोग करना है। अपने खाने की मात्रा को कम कर दीजिए। जितना आप खाना खाते हैं उसका 50% खाना खाइए, लेकिन उसमें घी की मात्रा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा घी ज़्यादा खाया करिए। ठीक है, उसके बाद और आपको क्या करना है? मल जो होता है, जो पुरीश होता है ना, ये गुरु होता है, ये भारी होता है। तो आयुर्वेद का, जब लर्निंग आयुर्वेद पर मैंने आपको समझाया था कि जो गुण होते हैं, है ना, समान गुण वाली चीज़ें होती हैं, वो एक दूसरे को बढ़ाती हैं। तो आपको कौन सी चीज़ें खानी है? आपको जो गुरु, जो भारी होती हैं, ऐसी चीज़ें खानी है जो कि पुरीश का निर्माण करवाने में सहयोग करती हैं। भारी चीज़ें कौन सी होती हैं?
सबसे ज़्यादा जो आयुर्वेद में स्पेशली बोली गई है कि पुरुष को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है उड़द की दाल। आप लोगों को हमेशा ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यार उड़द की दाल को तो इतना बदनाम कर रखा है। उड़द की दाल बहुत ही अच्छी दाल होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिन लोगों को भी इस प्रकार का कॉन्स्टिपेशन है उनको खाने में यदि हो सके तो सुबह नाश्ते में भी और दोपहर के भी खाने में उड़द की दाल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मात्रा कम रखनी है। ये नहीं करना है कि जल्दी ठीक होने के चक्कर में ज़्यादा प्रयोग करो, ज़्यादा प्रयोग करोगे तो नुकसान करेगी। ठीक है, मात्रा कम रखनी है और उड़द की दाल का प्रयोग करना है। और साथ में क्या लेना है, लर्निंग आयुर्वेद पर मैंने आपको फिर से समझाया था कि दालों के साथ में हमेशा ही स्नेह की मात्रा ली जाती है, यानी कि तेल की मात्रा ज़्यादा ली जाती है। तो आपको क्या करना है, उड़द की दाल का प्रयोग करना है, क्योंकि ये आपकी पुरीश की मात्रा को बढ़ाने वाली होती है। और उसके साथ में आपको तेल का प्रयोग करना है, स्निग्ध चीज़ों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आप तेल के साथ में उड़द की दाल का प्रयोग करिए सुबह नाश्ते में और दोपहर के खाने में। रात में मत करिए, क्योंकि रात में ज़्यादा भारी हो जाएगा तो थोड़ा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लेट नाइट डिनर करते हो, शाम को 6-7 बजे खा लेते हो, तो आप रात में भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद उड़द की दाल के बाद दूसरी चीज़ें, जौ का आटा। जौ का आटा पुरीश की मात्रा को बढ़ाने वाला होता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। गेहूं का आटा भी, गेहूं भी पुरीश की मात्रा को बढ़ाने वाला होता है, तो आप गेहूं के आटे की बनी हुई रोटियां भी प्रयोग करिए खाने में, उससे भी आपकी पुरीश की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो पुरीश का क्षय होता है उसमें वात दोष की वृद्धि होती है। शरीर में जब भी मल की मात्रा कम निकलती है तो समान वायु की दुष्टि है। ये थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन लगेगा कि समान वायु की प्रॉब्लम है, लेकिन जनरली वात का प्रकोप है। वायु का गुण होता है रुक्ष होना, और रुक्षता की वजह से वो मल की मात्रा को कम कर देता है, जो मल की मात्रा है उसको सुखा देता है। तो वात का यहाँ पर प्रकोप होता है, लेकिन दुष्टि समान वायु की होती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, घी और तेल वाली चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार का कॉन्स्टिपेशन उन लोगों को ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा कच्चा खाना खाते हैं, बॉयल फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन फिर उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग ना ही मेडिटेशन करते हैं और ना ही उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्टाइल को सेट करते हैं। तो ऐसे लोगों में थोड़ी जनरली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे भी आजकल जब ये एलोपैथी के डाइटिशियन और इन सब का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार बढ़ा है ना, तब से ऑयल से तो लोगों को बड़ी नफरत हो गई है। ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ऑयल का प्रयोग करना ही चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये चीज़ आपको करनी है। सिंपल सी मैंने आपको चीज़ बताई, तेल का प्रयोग करना चालू करिए, उड़द की दाल का प्रयोग करना चालू करिए, टाइम से खाना खाना चालू करिए, इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले बताई थी कि स्ट्रेस लेना, कि यार ज़बरदस्ती आप प्रेशराइज़ करो अपनी आंतों को, ये आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उनको ज़बरदस्ती स्क्वीज़ करते रहोगे तब तक उनकी जो पेरिस्टाइलिक मूवमेंट है वो गड़बड़ होती रहेगी, और जब तक उनकी ये जो मूवमेंट है गड़बड़ होगी तब तक आपको ये कॉन्स्टिपेशन होता रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी सी टिप फॉलो करोगे, 15 दिन के लिए फॉलो करना है, अपने आप से ही हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप से ही हो जाएगा। लेकिन यदि आप ये सारी टिप्स को लगातार और सही तरीके से फॉलो करोगे। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।